नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विसेज ड्रीम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो मेन की एग्ज़ाम हुई थी सिविल सर्विस 2020 में, उसका जो राजनीति विज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध का हम प्रश्न पत्र दूसरा डिस्कस करेंगे। हम प्रश्न पत्र पहला जो है पहले ही डिस्कस हो गया है। तो दोस्तों, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 मैंने डिस्कस कर दिया, ये पेपर 2 आज हम डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और किस तरह के ऑप्शनल में आपको सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये 3 घंटे का पेपर होगा, आपको 250 नंबर का पूछा जाएगा। टोटल 8 क्वेश्चन होगा, जिसमें कि आपको 5 क्वेश्चन ही करना होता है। ठीक है, 8 में से 5 करना है, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर यानी कि प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 5 ये अनिवार्य है करना। बाकी जो 3 बच जाते हैं वो आप अपने मन से कोई भी चुनकर उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है ये सारी चीज़ें, आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। तो आइए हम सवाल देखते हैं। दोस्तों, पहला सवाल है कि 150 शब्दों में आपको उत्तर देना है, और सवाल जो 1 है उसमें 5 क्वेश्चन हैं, जो कि एक क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर का है, यानी कि टोटल ये 50 नंबर का है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि तुलनात्मक राजनीति की विषय वस्तु की विवेचना कीजिए। तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण की सीमाओं को रेखांकित कीजिए। यानी कि यहाँ पे आपको अगर हिंदी समझने में दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं। इसका आपको कंपैरिजन करना है, एक सब्जेक्टिव मैटर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, उसकी लिमिटेशंस भी आपको बतानी है। दूसरा सवाल ये कह रहा है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के जनतंत्रीकरण में उदार लोकतांत्रिक सिद्धांतों के योगदान का विश्लेषण कीजिए। यानी कि आपको जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है, जो लिबरल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है, उसको एनालाइज करना है। ठीक है, इंडियन पॉलिटी में जो भी डेमोक्रेटाइजेशन है इसको आपको बताना है, एनालाइज करना है। यहाँ पे देखिए डिस्कस बोला है, तो आपको इसके सारे सब्जेक्टिव मैटर मतलब कि सारे तथ्य को यहाँ पे बताना है, और जितने भी विचारधाराएँ हैं, जितनी भी ओपिनियन हैं, थॉट्स हैं, तो वो सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे बताना है। दोस्तों, यहाँ पे एनालाइज करना है। देखिए, यहाँ पे एनालाइज करना है यानी कि विश्लेषण कीजिए। तो यहाँ पे भी आपको सारी चीज़ों को डिटेल से बताना है, आपको मेरिट्स डिमेरिट्स दोनों चीज़ें बतानी है। अगला सवाल है कि क्या विकासशील समाजों में वंचितों की राजनीतिक प्रक्रिया में बढ़ती हुई भागीदारी ने प्रजातंत्र को सुदृढ़ता प्रदान की है, या इससे राजनीति अराजकता एवं संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई है? टिप्पणी करिए। यानी कि यहाँ पे आपको कमेंट करना है, आपको बताना है कि किस तरीके से जो अनप्रिविलेज्ड पार्टिसिपेशन, उनकी पार्टिसिपेशन जो है किस तरीके से बढ़ी है पॉलिटिकल प्रोसेस में, हमारी सोसाइटी जैसे कि डेवलपिंग सोसाइटीज़ है उसमें। ठीक है, तो और या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई कैओस क्रिएट हुआ है, तो आपको इसमें अपना विचार देना है। आप इसके पॉजिटिव में भी बोल सकते हैं, इसके नेगेटिव में भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टिप्पणी करना है आपको। देखिए, यहाँ पे लिखा है टिप्पणी करें, यानी कि कमेंट करें। तो इसमें आप अपनी ओपिनियन बता सकते हैं। आप अगर पॉजिटिव में बताएंगे तो इसका आर्गूमेंट सब बता दीजिएगा कि क्या क्या पॉजिटिव है। निगेटिव में अगर आपको कोई ओपिनियन लगता है तो आप उसकी भी निगेटिव में भी ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन आपकी जो आर्गूमेंट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जनरली आप नहीं बोल सकते हैं कि हाँ ये ठीक है या फिर ये ठीक नहीं है। अगर आपके पास उसके फैक्ट्स हैं, आपके पास उसका आर्गूमेंट्स है, तो आप उसे लिख सकते हैं। अगला सवाल है कि दक्षिण वैश्विक राष्ट्रों के परिप्रेक्ष्य के उन पर पड़ने वाले वैश्वीकरण की प्रक्रिया के प्रभावों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी कि आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। थोड़ा सा आपको एग्जामिन तो करना है, लेकिन वहाँ पे आपको थोड़ा क्रिटिसाइज वाला व्यू पॉइंट लेना है। आपको बताना है कि जैसे कि यहाँ पे जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है उसका इम्पैक्ट जो है उसको नेगेटिव तरीके से थोड़ा बताना है, जो ग्लोबल साउथ है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ये वाला पेपर है जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, तो यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड आपको फॉरेन पॉलिसीज़ पूछे जाते हैं, आपको दूसरी कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस और बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो इसका आपको अच्छे से सारे टॉपिक के बारे में आपको डिटेल्स में पता। तो दोस्तों, अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए आदर्शवाद के दृष्टिकोण की मूल मान्यताएं क्या हैं? शांति स्थापना के लिए इसकी सतत प्रासंगिकता की व्याख्या कीजिए।
यानी कि आपको डीप में कोर एजम्पशंस बताना है आइडियलिज्म का, ठीक है, जो कि आइडियलिज्म है एज एन अप्रोच टू स्टडी इंटरनेशनल रिलेशंस, और बताना है आपको कि पीस बिल्डिंग में किस तरीके से शांति स्थापना के लिए इसका जो इम्पोर्टेंस क्या है, इसका कितना रेलिवेंस है, आपको ये चीज़ बताना है। तो जैसे कि अगर आपको आइडियलिज्म के बारे में पता हो कि आइडियलिज्म होता है, प्रेगमेटिज्म होता है, तो ऐसा बोला जाता है कि इंडिया पहले जो है बहुत आइडियलिज्म अप्रोच रखता था किसी भी चीज़ में कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन फिर धीरे धीरे हम इस चीज़ से आगे बढ़े और हम थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच भी देखने लगे। नेक्स्ट है कि शक्ति के संतुलन की संकल्पना की व्याख्या कीजिए, यानी कि बैलेंस ऑफ पावर। ये सब आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चन है, और आपको बताना है कि टेक्निक्स क्या हैं ये बैलेंस ऑफ पावर ये मेंटेन करने के लिए कौन कौन सी विभिन्न तकनीकें अपनाई जाती हैं, ठीक है, यानी शक्ति के संतुलन को बनाए रखने के लिए कौन कौन सी विभिन्न तकनीकें अपनाई जाती हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको बतानी है, यानी बैलेंस ऑफ पावर का मतलब यहाँ पे दोस्तों ये हुआ कि किस तरीके से, जैसे कि हमें हमारा जो है रसिया भी दोस्त है और हम यूएसए के साथ भी पॉजिटिव रिलेशन बना के रखते हैं, तो इस तरीके से हमें बैलेंस ऑफ पावर करना है कि हम बहुत ज़्यादा यूएसए की तरफ भी ना झुकाव रखें और रसिया की तरफ भी ना झुकाव रखें, क्योंकि अगर एक तरफ ज़्यादा दोस्ती रखेंगे तो दूसरे को दिक्कत होगी। तो इसीलिए हमें किसी भी तरह अपना पावर जो है, बैलेंस ऑफ पावर जो है वो जो दोस्ती है दोनों के साथ मेंटेन करके रखना होता है। दोस्तों अगला सवाल है कि सामूहिक सुरक्षा को लेकर यूएन चार्टर के सिद्धांतों के प्रचालन से संबंधित चुनौतियों का वर्णन कीजिए, यानी कि यूनाइटेड नेशन चार्टर। दोस्तों यूनाइटेड नेशन से सवाल आना ही आना रहता है, तो यूएन चार्टर में जो भी कलेक्टिव सिक्योरिटी के जो भी आपको सिद्धांत दिए गए हैं उसके बारे में आपको बताना है, तो ये फैक्चुअल है, ये सब चीज़ें आपको याद करना होता है। अगला है कि चीन एवं अमेरिका के बीच की रणनीति प्रतिद्वंद्विता की दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए विवक्षा क्या है, और समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, यानी कि यहाँ पे फिर से आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है कि किस तरीके से सीनो अमेरिकन स्ट्रैटेजिक राइवलरी फॉर द साउथ और साउथ ईस्ट एशियन रीजन, ठीक है, ये आपको बताना है। तो आपको साउथ एशिया रीजन, साउथ ईस्ट एशिया रीजन्स, ये सबका आपको अच्छे से ये सब का नोट्स आप बना के सारी डिटेल्स में अपना नोट्स बना के रखेंगे, तो आपको ये चीज़ें याद करना होता है और बार बार रिवाइज करना होता है। यहाँ पे देखिए कि ये जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, तो ये आपको ये 20 नंबर का है ये, और ये 15 नंबर का है बी। सी जो है ये भी 15 नंबर का है। अब आइए देखते हैं तीसरा। विकासशील देशों के समक्ष चुनौतियों को संबोधित करने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन को सुदृढ़ करने के तरीकों की विवेचना कीजिए, यानी कि आपको बताना है नैम को किस तरीके से यहाँ पे स्ट्रेंथन किया जाएगा, जो कि नॉन अलाइन मूवमेंट कहते हैं। तो किस तरीके से हम इसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं उसको हम एड्रेस कर सकें, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है कि नैम की जो है उसका जो रेलिवेंस है वो कम हो गया है, तो उस सेंस में भी आप बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं है, ये हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। आप बता सकते हैं किस तरीके से ग्लोबल टेररिज्म है, ये ग्लोबल कंसर्न है, इन्वायरमेंट है, ये भी ग्लोबल कंसर्न है। तो बहुत सारे ग्लोबल कंसर्न हैं जो कि नैम के थ्रू एक हम जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं नैम के, हम आपस में मिल के बात करके उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। बहुत सारे ग्लोबल कंसर्न्स हैं उस पर। आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन के विवाद निष्पादन तंत्र में अमेरिका की भूमिका का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए तथा विश्व व्यापार संगठन के भविष्य के लिए इसकी मंशा बताइए, यानी कि आपको फिर से इवैल्यूएट करना है क्रिटिकली। आपको बताना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रोल क्या रहा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है, जो कि डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है, और इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ WTO। ऐसा बोला जाता है कि जो WTO है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए थोड़ा ज़्यादा बायस्ड है, तो उस कंसर्न में सवाल पूछे जाते हैं। देखिए WTO जो है ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इससे भी सवाल बहुत पूछने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। यूनाइटेड नेशन से भी सवाल पूछने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इससे सवाल आने की बहुत चांस रहता है।
आइए देखते हैं अगला सवाल। विकासशील राष्ट्रों द्वारा एवं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। दोस्तों है कि विकासशील राष्ट्रों द्वारा नव अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था यानी कि जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है, जो कि NIEO की मांग की सार्थकता एवं महत्व की व्याख्या कीजिए। क्या वे भावी भविष्य में NIEO के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं? यानी कि आपको इसे बताना है कि सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस बताना है जो भी डिमांड रेज किए जाते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के द्वारा फॉर ए न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की। जो इकोनॉमिक ऑर्डर है वो नया अंतर्राष्ट्रीय वो नया होना चाहिए। क्या वो अचीव कर पाएंगे अपने आगे भविष्य में? तो ये आपसे सवाल पूछा गया है। आइए देखते हैं, ये जो सवाल जो है ये आपका 15 नंबर का है। अगला सवाल है आपका 20 नंबर के लिए। इसमें पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में सुधारों के महत्व एवं इनकी तात्कालिकता की विवेचना कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव अंतोनियो गुटरेस द्वारा विकासशील राष्ट्रों के लिए दिए गए सुधार प्रस्ताव की प्रासंगिकता की व्याख्या कीजिए। यानी कि आपको बताना है सिग्निफिकेंस और अर्जेंसी UN सिक्योरिटी काउंसिल की, ठीक है, जो कि आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स की मांग काफ़ी पहले से चली आ रही है। तो आपको बताना है कि इसके रिफॉर्म की रेलिवेंस क्या है, जो कि यूनाइटेड के सेक्रेटरी जनरल ने एक प्रपोजल रखा था एंटोनियो गुटरेस ने फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। आर्थिक सहयोग एवं व्यापार के माध्यम से क्षेत्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आसियान की भूमिका का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यानी कि यहाँ पे जो आसियान है इसको क्रिटिकली एनालाइज करना है आपको, इसके रोल को किस तरीके से ये जो रीजनल पीस है और सिक्योरिटी है, ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ट्रेड के थ्रू इसका रोल है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्रिटिकली एनालाइज करना है, तो यहाँ पे आप थोड़ा नेगेटिव पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं। आसियान भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। साउथ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट बॉडी है, यहाँ से भी सवाल पूछने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। देखिए यूनाइटेड नेशन हो गया, WTO हो गया, सार्क हो गया और आसियान हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया। ये सब चीज़ों पे अगर करंट अफेयर्स में है तो और भी इसकी जो चांसेस होती है सवाल पूछने की इस टॉपिक पे और बढ़ जाते हैं। देखिए UN से 2 सवाल हो गए। यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि वैश्विक पर्यावरण संकट का सामना करते हुए जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ के फ्रेमवर्क कन्वेंशन की भूमिका तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य मुख्य प्रयासों का परीक्षण करिए। यानी कि आपको यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो क्लाइमेट चेंज है यानी कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये पूछा गया है। तो और जो भी अदर मेजर एफर्ट्स है यूनाइटेड नेशन के द्वारा किस तरीके से जो ग्लोबल इन्वायरमेंट क्राइसिस है, ठीक है, तो उसमें क्या रोल रहा है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इंटरनेशनल जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी जो भी बॉडी है इंटरनेशनल बॉडी, उस पर भी सवाल पूछने की चांसेस बहुत रहती है। तो ये था सेक्शन A, ये भी 15 नंबर का सवाल है। आइए देखते हैं सेक्शन B में, यानी सवाल नंबर 5, प्रश्न संख्या 5। 150 शब्दों में आपको इसको भी लिखना है। तो सवाल जो A है इसमें कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की संरचना एवं उसके प्रकार का वर्णन कीजिए। भारत की विदेश नीति के निर्माण में इसकी क्या भूमिका रहती है। यानी कि आपको बताना है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का फंक्शन, स्ट्रक्चर और इसके फॉर्मुलेशन में क्या रोल रहा है, किस तरीके से ये हेल्प किया है इंडियन फॉरेन पॉलिसी को। तो यहाँ पे आपको इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है इंटरनेशनल रिलेशन में यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आपको डिटेल्स में पढ़ना है। हर रीजन का अलग अलग आपको अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पे अगर तो ये आपको अच्छे से पॉइंट्स याद होना चाहिए। सार्क, देखिए मैंने कहा था कि सार्क से सवाल पूछने के भी चांसेस रहते हैं। यहाँ पे पूछा है सार्क क्षेत्र में व्यापार के कम मात्रा के होने के कारणों का रेखांकित कीजिए। दोस्तों यहाँ पे जो है आपको रीजन्स बताने क्यों आखिर जो है सार्क रीजन का जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है, जो वहाँ पे व्यापार का क्षेत्र है, वो क्यों आखिर कम हो गया है। दोस्तों जो सार्क है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, तो इसका एक जो मेंबर है पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है। तो पाकिस्तान और इंडिया में
इतना नोक झोंक होने के कारण की वजह से क्या होता है कि सार्क बॉडी जो है ये अच्छे से काम नहीं कर पाती है और ये काफ़ी इम्पैक्ट होती है। तो इसलिए इसमें ऐसा बोला जाता है कि पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशन अच्छा होगा, ठीक है, तभी जाके सार्क जो है एक अच्छे से काम करना स्टार्ट करेगी। तो आइए देखते हैं दूसरा सवाल। भारत एवं बांग्लादेश के संबंधों पर जल राजनीति यानी कि हाइड्रो पॉलिटिक्स के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। यानी कि जो हाइड्रो पॉलिटिक्स है इंडो बांग्लादेश में, वो आपको बताना है। देखिए, बांग्लादेश आपका जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ है उसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स पता होना चाहिए, उनका इतिहास, उनका करंट रिलेशंस इंडिया के साथ क्या चल रहा है, ठीक है। जैसे कि आपने नेपाल के साथ आपको पूरा पता होना चाहिए, अभी नेपाल के साथ भी काफ़ी डिस्प्यूट हो रहा था। बांग्लादेश के साथ पानी को लेके कुछ कुछ वहाँ पे भी डिमांड्स होती है, वहाँ पे भी स्ट्राइक होता है। खैर, पाकिस्तान के बारे में भी तो आपको पढ़ना ही, क्योंकि नेबरिंग कंट्रीज़ है। चाइना के बारे में आपको पढ़ना है, अफ़गानिस्तान के बारे में पढ़ना है, किस तरीके से अफ़गानिस्तान में हमने सॉफ्ट पावर का बहुत अच्छे से यूज़ किया है। तो ये सब जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, और जो आइलैंड कंट्रीज़ है लाइक श्रीलंका हुआ आपका, और मालदीव्स हुआ, और एक म्यांमार। तो दोस्तों ये सारी जो कंट्रीज़ हैं, एक छोटा सा कंट्री रह गया भूटान। तो दोस्तों इनके साथ आपको पूरा रिलेशंस जो है डिटेल्स में पढ़ना है, इनका हिस्ट्री, इतिहास पढ़ना है, इनका करंट पढ़ना है, और इनमें इंडिया ने क्या क्या सॉफ्ट पावर के थ्रू या फिर और क्या क्या रोल इंडिया ने प्ले किया है और कहाँ कहाँ कंसर्न है, ये ऐसे आपको एक फैक्ट्स के साथ आपको सारा नोट्स बनाना होता है। तो हाइड्रो पॉलिटिक्स बांग्लादेश में हो गया। उसके बाद है कि नए नेपाली मानचित्र के हाल में प्रकाशन में गलत तरीके से भारतीय भूखंड को नेपाल का हिस्सा दर्शाया गया है। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, अगर आपको याद हो 2020 के करंट अफेयर्स में काफ़ी न्यूज़ में था कि नेपाल जो है वो नेपाल के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट, अगर आपको याद हो थोड़ा सा, तो काला पानी जो है, काला पानी बॉर्डर डिस्प्यूट नेपाल के साथ स्टार्ट हो गया था, और नेपाल ने अपने मैप में उसे दिखाना स्टार्ट कर दिया था। कहीं ना कहीं इसको बोला जाता है कि ये चाइना की डिप्लोमेसी थी। तो इसके बारे में आपको भी यही चीज़ पूछा है आपसे। तो जो भी इंटरनेशनल रिलेशन होता है दोस्तों, उसमें से करंट अफेयर्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की चांसेस होती है। तो इसीलिए आपको करंट अफेयर्स करने के लिए भी आपको फैक्ट्स का जानना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों अंतिम सवाल है कि, नहीं अंतिम नहीं है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 का जो लास्ट सवाल है वो ये है कि सीमा पार आतंकवाद यानी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कैसे दक्षिण एशिया में शांति एवं सुरक्षा की उपलब्धियों को बाधित करता है। यानी कि किस तरीके से जो टेररिज्म है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, वो जो शांति है और सुरक्षा है उसको किस तरीके से वो ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है, वो अचीवमेंट नहीं आने देता है। तो ये आपको बताना है, ये आपको इंटरनेशनल सिक्योरिटी में भी ये टॉपिक पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको बताना है, टेररिज्म भी एक ग्लोबल कंसर्न है, तो आपको पता है कि ये जो है आतंकवाद, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है पढ़ने के लिए। अगला सवाल है कि भारत अफ्रीका संबंधों के मार्गदर्शक सिद्धांत किस तरह से भारत तथा अफ्रीका के मध्य सामंजस्य एवं आपसी सहयोग बढ़ाते हैं। ये आपको यहाँ पे अफ्रीका, इंडिया अफ्रीका रिलेशंस हो गया। एक तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ पूरा आपको नोट्स बना के तैयार रखना है, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये सब। उसके बाद अगर आप नेबरिंग कंट्रीज से बाहर निकलेंगे तो आपको अफ्रीका के साथ का रिलेशंस बताना है। उसके बाद आपको यूरोप के साथ, डेवलप्ड कंट्रीज़ यूरोप के साथ, यूएसए के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, हर कंट्रीज़ के साथ जो भी न्यूज़ में रहता है या फिर जो हमेशा हम कांटेक्ट में रहते हैं, इज़राइल के साथ, तो आपको इन सब कंट्रीज़ के साथ, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो हैं, ठीक है, सऊदी अरेबिया हुआ, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़, तो सऊदी अरेबिया हुआ और यूएई हुआ, कतर हुआ, तो ये सारी कंट्रीज़ के साथ भी आपको नोट्स आपको तैयार रखना है। देखिए यहाँ पे पूछा है भारत अफ्रीका संबंधों को मार्गदर्शन सिद्धांत किस तरीके से भारत तथा अफ्रीका के मध्य सामंजस्य एवं आपसी सहयोग बढ़ाते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद है कि भारत एवं जापान, अच्छा हाँ जापान भी इम्पोर्टेंट है। जापान के साथ तो खैर हमारा काफ़ी अच्छा जो ऐतिहासिक जो हमारी दोस्ती रही है वो काफ़ी अच्छी रही है। तो यहाँ पे भारत एवं जापान के बीच हाल में ही हुई संधि या यहाँ पे एक्विजिशन एंड क्रॉस
सर्विसिंग अग्रीमेंट यानी कि ACAC की उल्लेखनीय विशेषताएं क्या हैं? यह भारत की सुरक्षा चिंता का समाधान कैसे करेगा? यहाँ पे आपको बताना है कि जो एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट है यानी कि ACSA दोनों के बारे में आपको यहाँ बताना है। तो अगर ये आपको याद होगा आप तभी बता पाएंगे, आप जनरल स्टेटमेंट्स कुछ नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारत एवं अमेरिका की सामरिक साझेदारी पार्टनरशिप के महत्व क्या? भारत की सुरक्षा एवं राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के लिए इसके निहितार्थ की विवेचना कीजिए। यानी कि आपको यहाँ पे सिग्निफिकेंस बताना है कि इंडो यूएस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और इसका किस तरीके से इम्प्लीकेशंस है इंडिया के सिक्योरिटी के लिए और नेशनल डिफेंस के लिए। आपको पता ही होगा कि यूएस से हम बहुत सारे वेपन्स और बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, तो उस सेंस में आपको ये सारी चीज़ें बतानी है। वास्तविक नियंत्रण रेखा, यहाँ पे जैसे कि दोस्तों यहाँ पे अगर आपको याद हो तो करंट अफेयर्स में चाइना भी काफ़ी न्यूज़ में था। चाइना के साथ भी बॉर्डर डिस्प्यूट था और उसी टाइम पे नेपाल के साथ भी बॉर्डर डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है। तो चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट आपको सारे लोग को पता ही होगा। तो उसी संदर्भ में यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि किस तरीके से वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जिसको कि LAC कहते हैं हम, LOC नहीं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हाल ही भारत एवं चीन के बीच उभरती हुई चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की रक्षा एवं विदेश नीति की विकल्पों की व्याख्या कीजिए। ये बहुत सिंपल सवाल है। मैंने आपसे कहा है कि अगर आपका करंट अफेयर्स पे कमांड है तो आप इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सारे सवाल को आप अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पे एज इट इज़ सवाल पूछ दिया है कि आपको बताना है किस तरीके से इंडिया और चाइना में जो विवाद हो रहे थे तो उसको किस तरीके से हमने हैंडल किया। हमारी फॉरेन पॉलिसी, नेबरिंग फॉरेन पॉलिसी क्या थी उस टाइम पे। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हेतु भारत के दावे के महत्व की व्याख्या कीजिए। यानी कि आपको जो इंडिया जो क्लेम करता है कि उसको परमानेंट सीट चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसकी इंपॉर्टेंस को बताना है। जैसे कि दोस्तों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में अगर आपको पता होगा तो इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है, जिसमें कि इंडिया नहीं है। तो इंडिया चाहता है कि उसको भी एक परमानेंट सीट मिल जाए, ठीक है, ताकि जो वोटिंग पावर उनकी बहुत स्ट्रांग होती है, उनका डिसीजन काफ़ी स्ट्रांग होता है, तो इंडिया को भी थोड़ा इससे डिसीजन मेकिंग में स्ट्रेंथन होगा, उनको मौका मिलेगा अपने बातों को रखने का। भारत के पड़ोस से उभरती हुई सामरिक चुनौतियों के संबंध में भारत द्वारा परमाणु हथियारों के प्रथम प्रयोग न करने की नीति का प्रभाविकता की विवेचना कीजिए। नो फर्स्ट यूज़। दोस्तों जैसे कि हमारा फॉरेन पॉलिसी है, अगर आप पूरा इंटरनेशनल रिलेशन जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें आपको न्यूक्लियर पॉलिसी भी पढ़ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फॉरेन पॉलिसी में जो न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड है उसमें नो फर्स्ट यूज़, यानी कि हम पहले यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने पहले यूज़ किया न्यूक्लियर तो उसके बाद फिर हम कुछ सोचेंगे नहीं, फिर उसके बाद हम कम्प्लीटली हम पे डिपेंड करता है कि हम कितना आप पे वेपन्स यूज़ करेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करेंगे, क्या क्या यूज़ करेंगे, फिर उसका कोई अंत नहीं है। तो यहाँ पे यही है कि नो फर्स्ट यूज़, हम पहले नहीं परमाणु छोड़ेंगे, ऐसा बोला जाता है। ये हमारा फॉरेन पॉलिसी है, जो परमाणु हथियार है हम वो पहले यूज़ नहीं करेंगे। तो इसी के संदर्भ में आपको बताना है, इसकी एफिकेसी के बारे में आपको बताना है कि ये कहाँ तक ये स्ट्रैटेजिकली कहाँ ये चैलेंजेज है इसमें, ठीक है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अफगानिस्तान की युद्ध स्थिति अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यदि अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया एवं जिहादी वहां विजित हुए तो ये भारत के उभरते हुए आतंकवाद का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको टिप्पणी करना है, कमेंट करना है दोस्तों, जो कि आपको पता होगा अफ़गानिस्तान में हमेशा वॉर की सिचुएशन रहती है। ऐसा बोला जाता है कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान्स का वो चलता है टेररिज्म टाइप का, तो वहाँ पे वो दलदल है, वहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल है, एक बार जो जाता है वहाँ फंस जाता है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि जो अफ़गानिस्तान अगर अमेरिका अपना विड्रॉ कर लेता है वहाँ से सेना, तो वहाँ से क्या होगा, जिहादीज़ हैं वहाँ पे एक उनकी विजेता हो जाएगी, उनकी जीत हो जाएगी। फिर हमें, चूँकि हमारा पड़ोसी देश है,
तो हमें हमारा वहाँ पे सॉफ्ट पावर है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा टेररिज्म, आतंकवाद का सामना करना पड़ेगा। भारत एवं इजरायल के बीच 2014 से सहयोग के मुख्य क्षेत्रों को चिन्हित कीजिए। दोनों राष्ट्र के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाने में इनके सहयोग के महत्व का परीक्षण कीजिए। यानी कि आपको बताना है कि क्या की सेक्टर से वो कौन कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे इंडिया और इजराइल जो है 2014 से कॉपरेट कर रहे हैं एक दूसरे को, और आपको इसका इम्पोर्टेंस बताना है, सिग्निफिकेंस बताना है, बायलैटरल टाइज के बारे में दोनों कंट्रीज़ के बीच में, यानी कि अच्छी अच्छी बातें आपको सारा बताना है इजराइल के साथ। तो यहाँ पे आप डिफेंस हो सकता है हमारा, ठीक है, ड्रिप एंड ड्रॉप इरिगेशन हो सकता है, इरिगेशन इजराइल के साथ, और भी काफ़ी कुछ है, पॉजिटिव रिलेशंस आपको यहाँ पे बताना है। और आज का लास्ट सवाल है ये 15 नंबर का, जिसमें आपको पूछा गया है कि उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था वर्ल्ड ऑर्डर को दिशा एवं स्वरूप प्रदान करने में भारत की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण करिए। यानी कि किस तरीके से, क्रिटिकली थोड़ा सा एग्जामिन करना है आपको, इंडिया का रोल इन शेपिंग द इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों ऐसा बोला जाता है कि वर्ल्ड ऑर्डर जो होता है वो हमेशा, वो बहुत सालों बाद अब चेंज हो रहा है। यानी कि अब मल्टीपोलैरिटी आ रही है, यानी कि बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं वो अब उभर के आ रहे हैं, उनके पावर्स बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ये सारे सवाल मैंने आपको बता दिया है कि इस तरीके से सवाल आपको पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। इसका PDF आपको कमेंट सेक्शन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।